नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल उर्जित जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम जिस विशेष टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इस टॉपिक से, इस वीडियो से ही जो है 5 क्वेश्चन जो है आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार यानी सहायक कुल सचिव एग्जाम में जो है पूछे गए हैं। 3 क्वेश्चन जो है यानी 3 प्रश्न जो है सीधे सीधे तौर पर पूछे गए हैं और 2 प्रश्न जो है इसी टॉपिक से आंशिक तौर पे जो है पूछे गए हैं। अब कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर यानी 2018 में जो भर्ती हुई थी, वैकेंसी आई थी, उसमें जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो कौन कौन से, वो उसके बारे में जो है आप बात भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है और इससे जो है जो प्रश्न आने की संभावना है वो मैं आपको बताऊंगा कि इससे इस साल जो है कौन से आ सकते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके जो है हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है अनुच्छेद जो 12 है ये भी पूछा जा चुका है। ठीक है, इस बार पूछा जाएगा कि अनुच्छेद जो 12 है क्या है, वो तो उसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। दोस्तों, हमारे संविधान में बजट कहीं जो है प्रावधान या कहीं उल्लेख नहीं किया गया है उसको, बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। तो क्या होता है वार्षिक वित्तीय विवरण? तो जो अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 112 वो कहता है कि जिसमें सालाना आय व्यय का लेखा जोखा होता है वो वार्षिक वित्तीय विवरण कहलाता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत है। ठीक है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत है, इसका मतलब है कि सालाना जो है आय होती है, यानी जितनी सरकार को आय होती है, कितना व्यय होता है, जो इसका लेखा जोखा होता है वही जो है वार्षिक वित्तीय विवरण कहलाया, कहा गया, और जो कि संविधान के अनुच्छेद जो है 112 में है। अब अनुच्छेद 113 क्या कहता है कि इसके तहत, यानी एक संविधान अनुच्छेद के 13 के तहत के मुताबिक जो खर्च सीधे भारत की संचित निधि से होने हैं या होते हैं उन पर संसद में मतदान की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, बाकी अन्य खर्च को संसद की मंजूरी जरूरी है। ठीक है, संविधान 13 कहता है, सॉरी 113 कहता है, यानी जो खर्च सीधे भारत की संचित निधि से होते हैं उन पर संसद में मतदान जरूरत नहीं होती है, बाकी अन्य खर्चों पर संसद में जो है मतदान जरूरी है, संसद की मंजूरी मतलब जरूरी है। अब संविधान का जो अनुच्छेद 114 है वो क्या कहता है? दोस्तों, ये सारे जो अनुच्छेद हैं बजट से संबंधित है, आय व्यय से संबंधित है। ठीक है, धन विधेयक से संबंधित है, वित्त विधेयक से संबंधित है, इसलिए जो है महत्वपूर्ण है, इसीलिए जो है इनको हम पढ़ रहे हैं। और जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो परीक्षा होने वाली है, बहुत जल्द होने वाली है, उनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उसमें से पिछली बार क्या पूछा गया था जो है मैं आपको बताऊंगा, तो आप बिल्कुल बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो ये वीडियो है इसी में से पूछे गए थे, इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 113 के तहत अनुदान की मांग पारित होने के बाद विनियोग विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 114 कहता है। ठीक है, आजकल ऐसा हो गया है कि अनुच्छेद से ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको पूरा एकदम क्लियर पता होना चाहिए। ठीक है, तो अनुच्छेद जो है क्या कहा गया है 114 के अंतर्गत, कि अनुच्छेद 113 के तहत अनुदान की मांग पारित होने के बाद विनियोग विधेयक लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इसके तहत यह जो है पारित होने के बाद ही सरकार संचित निधि से पैसा निकाल सकती है। ठीक है, जब तक अनुदान की मांग पारित नहीं होगी विनियोग विधेयक लोकसभा में पेश नहीं किया जाता। लोकसभा में पेश किया जाता है, इसके अगर जब विनियोग विधेयक जो है लोकसभा में पेश हो जाएगा, पारित हो जाएगा, इसके बाद ही सरकार जो है यानी गवर्नमेंट जो भी है वो संचित निधि से पैसा जो है निकाल पाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 115 क्या कह रहा है? इसमें अनुदान की पूरक मांगों की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अब अगर कहा जाए कि अनुदान की पूरक मांगों की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 115 में की गई है। अगर विनियोग के जरिए निकाली गई राशि किसी कार्य के लिए पर्याप्त नहीं है तो सरकार पूरक मांगे संसद में पेश करती है। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि जितनी जो है पैसा निकाला गया, मान लीजिए 100 रुपये है, अब 100 रुपये में काम नहीं हो पा रहा है, 110 की ज़रूरत है, तो 100 तो मिल गया है, तो जो 10 है ना उसको जो है क्या करेगी सरकार, पूरक मांगों के तहत संसद में समक्ष पेश रखती है उस चीज़ को कि 10 रुपये की हमको और ज़रूरत है। ठीक है, तो ये क्या कहता है अनुच्छेद 115। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि इसमें अनुदान की मांग, पूरक मांगों की व्यवस्था
यानी व्यवस्था की गई है 115 के तहत। यानी अगर विनियोग के जरिए निकाली गई राशि कार्य के लिए पर्याप्त नहीं होती है, ठीक है, यानी जो पैसा निकाला गया है किसी कार्य के लिए अगर उससे पूरा नहीं होता है तो सरकार क्या करती है, इस अनुच्छेद के तहत सरकार पूरक मांगों की जो है संसद में समक्ष रखती है, मांगे जो है संसद के समक्ष रखती है कि हमें इस कार्य के लिए पैसा अपर्याप्त हो रहा है, हमें इसके लिए और पैसा निकालना होगा, ये चीज़ है, ठीक है। अब अनुच्छेद 116 क्या कहता है, इसमें लेखानुदान का जिक्र है, यानी सरकार किसी वित्तीय वर्ष का पूर्ण बजट आने से पहले एडवांस में अनुदान लेती है, ठीक है। इसमें लेखानुदान का जिक्र है, सरकार किसी वित्तीय वर्ष का पूर्ण बजट आने से पहले एडवांस में अनुदान लेती है, ठीक है। अनुदान यानी ग्रांट लेती है, ठीक है, पहले लेती है, यानी बजट आने से पहले कुछ पैसे जो है लेती है। अब 117 क्या कहता है, वित्त विधेयक को राष्ट्रपति, यानी वित्त विधेयक के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 117 में, ये इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ के जो है विशेष तौर पे जो है आप देखिएगा, जो ये कह रहा है वित्त विधेयक की जो है, तो वित्त विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश मिलने पर ही लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यानी वित्त विधेयक को राष्ट्रपति की जो है मंजूरी, सिफारिश यानी मंजूरी मिलने पर ही क्या है लोकसभा में जो है पेश किया जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अनुच्छेद 365 क्या कहता है दोस्तों, पूरे कर वित्त जितनी चीज़ें हैं उसी के तहत, ये होल यानी पूरा वीडियो उसी के तहत है, ठीक है। और यही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो इसलिए जो है इसको विशेष तौर पे जो है आप लोग देखते रहिए। अनुच्छेद 265 क्या कहता है कि कानून के प्राधिकार के बिना कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता, यानी बिना नियम कानून के, यानी कानून में या नियम में है वो चीज़ तो ही टैक्स लगाया जा सकता है, अदरवाइज अननेसेसरी टैक्स बिना सोचे समझे नहीं लगा सकते, चलो इसमें टैक्स लगा देते हैं, ऐसा नहीं होगा। यानी कानून के प्राधिकार यानी अधिकार में है तो ही टैक्स लगेगा, अदरवाइज टैक्स नहीं लगेगा, ये अनुच्छेद 265 कहता है। 66 क्या कहता है, इसे भारत की संचित निधि और लोक लेखा का जिक्र किया गया है। भारत सरकार जो भी राजस्व प्राप्त करती है, लोन लेती है या लोन की अदायगी प्राप्त करती है, वह पूरा धन इस निधि में जमा होना चाहिए। यानी भारत की संचित निधि और लोक लेखा का जिक्र किया गया है किसमें, 266 में, जिसके तहत भारत सरकार जो भी राजस्व प्राप्त करती है, यानी जो भी उसको पैसा मिलता है या कहीं से लोन लेती है या लोन की अदायगी प्राप्त करती है, ठीक है, लोन अगर किसी को दिया है या उससे कुछ प्राप्त करती है, पूरा धन इस निधि में जमा होना चाहिए, ठीक है। ऐसी ही निधि राज्यों के लिए भी होती है। हम बात कर रहे हैं संचित निधि के बारे में। संचित निधि में जो पैसा होता है कौन कौन सा है, जो 266 के तहत जो है ये आता है। इसमें भारत संचित निधि और लोक लेखा का जिक्र किया गया है, ठीक है, इसमें किसमें, 266 में, ठीक है। अगर पूछा गया कि 266 किससे संबंधित है तो संचित निधि और लोक लेखा संबंधित है। तो अब संचित निधि में कौन कौन से पैसा जमा होता है, तो एक होता है भारत सरकार का जो भी राजस्व प्राप्त होगा कर और के माध्यम से, या कहीं से लोन ले लेगी, मान लीजिए कि 10 रुपये उसको क्या मिला, राजस्व प्राप्त हुआ 10 रुपये, अब उसने 10 रुपये क्या के लिए लोन ले लिया, अब उसने किसी को लोन दिया था तो उसको 5 रुपये क्या मिल गया, उसका ब्याज मिल गया, ये सारा जो पैसा जो है जाके संचित निधि में जो है जमा हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसी संचित निधि राज्यों की भी होती है जिसे राज्य संचित निधि कहते हैं, ठीक है। इस निधि में एक भी पैसा विनियोग के बिना नहीं निकाला जा सकता, यानी जो भी पैसा होगा बिना विनियोग, ठीक है, के नहीं निकाला जा सकता है, यानी अपने मनमर्जी से आप नहीं निकाल सकते। अब अनुदान क्या होता है, अनुदान की मांग क्या होती है, ये हमने अभी ये वर्ड पढ़ा, अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कि आखिर होता क्या है। तो अनुदान की मांगों को वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। जो अनुदान की मांगें होती हैं, कितना पैसा चाहिए, उसकी वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, जिसे हम बजट कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण जो अनुच्छेद 112 में जो हमने पढ़ा है के साथ जो है लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। अब इसमें व्यय की प्रकृति के आधार पर मंत्रालय या विभाग के लिए एक से अधिक मांगें प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। अनुदान की मांगों की हम बात कर रहे हैं, दोनों क्या लोकसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण जो है, अनुदान की मांगें जो है वार्षिक वित्तीय विवरण जो है के साथ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अब व्यय की प्रकृति के आधार पर यानी कितनी व्यय की जरूरत है, मंत्रालय या विभाग के लिए एक से अधिक मांग प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। अब विधानमंडल यानी राज्यों की बात हो रही है, विधानमंडल रहित
केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों में प्रत्येक एक अलग मांग प्रस्तुत की जाती है। यानी जिस यहाँ विधानमंडल नहीं है, केंद्र सरकार पर जो है डिपेंडेंसी है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक अलग से जो है मांग प्रस्तुत करनी पड़ती है। ठीक है, अब इसी में देखते हैं, इसी का है एक बात, मतदान के बाद मांग अनुदान बन जाती है। जो मांग है वो अनुदान बन जाती है। अनुदानों के लिए मांगों पर मताधिकार राज्यसभा का नहीं बल्कि लोकसभा का विशिष्ट अधिकार है। ठीक है, यानी इससे संबंधित जो है अनुदान संबंधित जो मतदान होगा वो लोकसभा में होगा, ना कि राज्यसभा में। ठीक है, मतदान के बाद मांग जो है, जो भी हमने मांग की है वो अनुदान बन जाता है। अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान राज्यसभा नहीं बल्कि लोकसभा में अधिकार है, लोकसभा में होता है। ठीक है, राजस्व व्यय क्या है, तो विभिन्न सरकारी विभागों और सेवाओं पर व्यय। अब राजस्व व्यय क्या है, ध्यान रखिएगा, राजस्व व्यय विभिन्न सरकारी विभाग यानी बहुत सारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और सेवाओं पर व्यय, कर्ज पे अदायगी ब्याज का अदायगी, सब्सिडी पर होने वाले व्यय को ही राजस्व व्यय कहते हैं। कहने का मतलब जो भी गवर्नमेंट ऑफिस है और जो भी सेवाओं पर, जो भी उनकी सेवाएं, उन पर जो व्यय हो रहा है, कर्ज जो हमने लिया उसकी ऋण अदायगी कर रहे हैं, और जो सब्सिडी दे रहे हैं उन पर जो व्यय होता है उसे ही राजस्व व्यय कहा जाता है। अब आपको ये डेफिनेशन पता होना चाहिए। ठीक है, पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए कि क्या होता है राजस्व व्यय, तो सरकारी विभागों और सेवाओं पर व्यय, कर्ज की अदायगी, ब्याज, कर्ज पर ब्याज की अदायगी और सब्सिडी पर होने वाले व्यय को ही ये कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं वित्त विधेयक क्या है। ठीक है, वित्त विधेयक क्या है, तो दोस्तों नए टैक्स लगाने, टैक्स में किसी तरह के बदलाव करने या फिर मौजूदा टैक्स ढांचे की को जारी रखने के लिए संसद में पेश विधेयक को ही बिल कहा जाता है। बिल्कुल एकदम बहुत ही सिंपल सा है। वित्त विधेयक क्या है, तो नए टैक्स लगाने, मान लीजिए कोई नया टैक्स लगाना है, टैक्स में किसी तरह के बदलाव करना है या फिर मौजूदा टैक्स ढांचे की जारी रखने के लिए संसद में पेश विधेयक को ही वित्त विधेयक कहा जाता है। ठीक है, जिसका जिक्र यानी जिसको संविधान के अनुच्छेद 110 में जो है कहा गया है वित्त विधेयक। ठीक है, तो अगर प्रश्न पूछा गया असिस्टेंट रजिस्ट्रार में या सहायक कुल सचिव में कि वित्त विधेयक को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वर्णित किया गया है, तो वित्त विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत जो है वर्णित किया गया है, यानी बताया गया है। अब ये पूछा जाए कि वित्त विधेयक है क्या, तो मान लीजिए कोई नया टैक्स लगाना है या टैक्स जो लग रहा है, लगा हुआ है, उसमें कोई किसी प्रकार का बदलाव करना है या जो मौजूदा टैक्स चल रहा है उसको जारी करना है, जारी रखना है, यानी कंटिन्यू रखना है। इसके लिए संसद में विधेयक जो है, संसद में विधेयक जो पेश होता है उसे ही वित्त विधेयक कहा जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल भाषा में समझाया आपको दोस्तों, बहुत ही सिंपल भाषा में। अब राजकोषीय घाटा क्या है। ठीक है, अब क्या होता है राजकोषीय घाटा, प्रश्न पूछा गया है कि बताइए राजकोषीय, निम्नलिखित में राजकोषीय घाटा है। अब इसकी डेफिनेशन अगर आपको पता है तो बता पाएंगे, अदरवाइज नहीं बता पाएंगे। तो सरकार को प्राप्त कुल राजस्व और कुल खर्च के बीच जो अंतर है, ठीक है, मान लीजिए सरकार को 100 रुपये मिला, अब सरकार ने 90 रुपये इसको खर्च कर दिए, तो जो शेष 10 रुपये बचा, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वही अंतर राजकोषीय घाटा। मान लीजिए 100 रुपये मिला और क्या कर लिया, 190 रुपये खर्च कर दिए, तो 90 रुपये का जो अंतर आया वही राजकोषीय घाटा कहलाता है। ठीक है, यानी कुल आय, राजस्व और कुल खर्च के बीच जो डिफरेंस है, अंतर है, उसे ही कहा जाता है राजकोषीय घाटा। राजस्व प्राप्ति क्या है। ठीक है, सरकार को प्राप्त सभी प्रकार के आय, सरकार को प्राप्त सभी प्रकार के आय जिन्हें सरकार को वापस नहीं करना है राजस्व प्राप्तियाँ कहलाती हैं। क्या होते हैं राजस्व प्राप्ति, यानी सरकार को जो भी आय प्राप्त हुई जिसको वापस नहीं करना है वही राजस्व प्राप्ति है। इसमें सभी प्रकार के टैक्स और शुल्क, निवेशों पर प्राप्त ब्याज और लाभांश तथा विभिन्न सेवाओं के बदले प्राप्त रकम शामिल होती है। ठीक है, राजस्व प्राप्ति यानी जो भी सरकार को पैसा मिलता है जिसमें उसको वापस नहीं करना होता, ठीक है, उसे ही राजस्व प्राप्ति कहते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है, एक तो इसमें टैक्स शामिल होता है,
ठीक है। एक तो इसमें टैक्स शामिल होता है, दूसरा जो भी शुल्क ले रहा है वो, यानी टैक्स और शुल्क, ये दोनों, निवेशों पर ब्याज, मान लो कहीं भी भारत सरकार ने निवेश किया है जो उसका ब्याज मिल रहा है तो वो भी है, और लाभ जो मिल रहा है यानी, और इसके अलावा विभिन्न सेवाओं के बदले जो रकम प्राप्त होती है, चाहे टूरिज्म हो या दूसरे जो सेवाएं जो मिल दे दे रहे हैं, उसमें जो भी बदले में उसके जो भी पैसा मिल रहा है, ये सारी चीज़ें जो है राजस्व प्राप्ति में शामिल होती है। ठीक है। अब इसमें हालांकि इसमें सरकार द्वारा कर्ज शामिल नहीं होते क्योंकि उन्हें वापस करना पड़ता है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यही तो प्रश्न में पूछा जाता है। ठीक है। तो बताइए, निम्नलिखित में राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं? ठीक है। टैक्स शुल्क, टैक्स और शुल्क पहला। दूसरा है निवेश पर प्राप्त ब्याज और लाभांश तथा विभिन्न सेवाओं के बदले रकम। और फोर्थ नंबर बता देगा कर्ज। तो दोस्तों कर्ज इसमें शामिल नहीं होता है क्योंकि इसे वापस करना पड़ता है। राजस्व प्राप्ति क्या होती है? जो सरकार को आय आती है वापस नहीं करना होता है, वही तो राजस्व प्राप्ति हुई, वापस करना ही नहीं है। पर कर्ज क्या होता है? कर्ज तो वापस करना होता है, इसलिए जो है ये इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है। चलिए, अब बजट का लेखा जो कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है, प्रश्नों में आप पूछे जाते हैं और आपको भी मेरे हिसाब से ये जानना जो है ज़रूरी है। तो बजट का लेखा जोखा यानी बजट एस्टिमेट्स क्या होते हैं? वित्त वर्ष के दौरान, यानी अपना कब से चलता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च भी चलता है अपना। ठीक है। तो वित्त वर्ष के दौरान सरकार द्वारा तमाम करों से प्राप्त राजस्व और खर्च के आकलन के बाद जो बजट लेखा आकलन को बजट लेखा जोखा कहा जाता है। ठीक है। यानी वित्त वर्ष के दौरान, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के दौरान सरकार जो तमाम कर से राजस्व प्राप्त करती है और जो खर्च करती है, इसके जो आकलन के लिए जो मसौदा तैयार किया जाता है उसे ही बजट का कहा जाता है। ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। आगा है वार्षिक वित्तीय विवरण। हम पढ़ चुके हैं पर इसमें कुछ चीज़ें नई है, इसलिए इसको शामिल किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो संविधान के 112 में है। तो भारतीय संविधान में सीधे तौर पर बजट शब्द का जिक्र नहीं किया गया है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि बजट का जिक्र नहीं किया है, बल्कि संविधान के आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। अगर ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान में क्या बजट का प्रावधान है, तो दोस्तों बजट का डायरेक्ट नहीं है, बल्कि 112 में एनुअल फाइनेंशियल, ठीक है, स्टेटमेंट कहा गया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अनुमानित प्राप्तियां, अब यानी बजट में जो है अनुमानित प्राप्तियां और खर्चे का उस साल के लिए सरकार का ब्यौरा होता है। यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया, जिसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण को, अनुच्छेद 112 में, तो इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है जो अनुमानित प्राप्तियां, यानी लगभग हमको इतना प्राप्त होगा और उस साल के लिए जो भी खर्चा होगा उसका लेखा जोखा ब्यौरा ही कहलाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। अब होता है एक फंड होता है कंटीजेंसी फंड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है 2018 का, जब आप पेपर देख लेंगे उसमें प्रश्न आया है। ठीक है। आप कहेंगे तो मैं उस पेपर को अगर आप कमेंट्स बॉक्स में अगर आप मुझे बताइए कि 2018 के पेपर को क्या इस तरह से एनालिसिस करना है, तो मैं उसका एनालिसिस करके जो है आपके पास जो है उसका एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जब तक आप कमेंट्स में नहीं बताएंगे तो मैं भी नहीं बनाऊंगा। ठीक है। तो आपके कमेंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट्स करेंगे तो मैं 2000 के पेपर का सेकेंड पेपर, जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के जो सेकेंड पेपर है, उसका जो है एनालिसिस तौर करके, ठीक है, यानी आपके सामने जो है उस पर्टिकुलर उसी का वीडियो बना के आप लोगों के सामने जो है प्रस्तुत किया जाएगा। तो उसमें आप देख पाएंगे कि कौन कौन से प्रश्न जो है आए हैं। तो हम पढ़ लेते हैं आकस्मिक निधि यानी कंटीजेंसी फंड जिसे कहते हैं। ठीक है। अब दोस्तों कंटीजेंसी फंड के बारे में हम आपको बता दें, इस पे राष्ट्रपति की मंजूरी से ही जो है पैसा निकलता है, यानी इसका जो है अधिकार राष्ट्रपति जी के पास होता है। ठीक है। कंटीजेंसी फंड यानी आकस्मिक निधि ऐसी परिस्थितियों से पैसे निकाला जाता है कि जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो और पैसा निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, तो इमरजेंसी जब होती है तब इस फंड को निकाला जाता है। जैसे आकस्मिक निधि नाम ही इससे समझ में आ रहा है। ठीक है। तो भारतीय संविधान के 257 के अनुसार संसद द्वारा एक गठित निधि राष्ट्रपति की अनुमति से ही इसका प्रयोग करती है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 257 के अनुसार संसद द्वारा गठित एक निधि
राष्ट्रपति की अनुमति से इसका उपयोग आकस्मिक घटनाओं के लिए जो है करती है। अब प्रश्न पूछा जा चुका है कि संचित निधि में किसकी मंजूरी आवश्यक है, संसद की, प्रधानमंत्री की, या वित्त मंत्री की, या राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति की मंजूरी है। ये छोटी छोटी चीज़ें यहीं से निकल के आती हैं और जो कि जो है कन्फ्यूज़न पैदा करती है। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत में जो बजट, ये प्रश्न जो है 2018 के असिस्टेंट ग्रेड 2 में जो है पूछा गया है। ठीक है, भारत में बजट के जनक या संस्थापक कौन थे? जेम्स विल्सन थे। ठीक है, ये सीधे तौर पे ये प्रश्न यही पूछा जा चुका है कि बजट में भारत में बजट के संस्थापक या जनक कौन थे? जेम्स विल्सन से। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान, यानी अंग्रेजों के शासन के दौरान 18 फरवरी 1860 में पहला बजट वायसराय की परिषद में जो है पेश किया गया 1860 में। प्रश्न जेम्स विल्सन के नाम से पूछा गया कि जनक कौन है बजट के भारत में? तो जेम्स विल्सन है, 18 फरवरी 1860। ठीक है, ये ध्यान, सीधे तौर पे यही प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आज़ाद भारत, यानी जब देश स्वतंत्र हो गया तो भारत का पहला बजट किसने पेश किया? वित्त मंत्री R.K. षणमुगम शेट्टी ने जो है 26 नवंबर 1947 को जो है 26 नवंबर 1947 को पेश किया बजट। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि आज़ाद भारत में यानी इंडिपेंडेंट इंडिया में, ठीक है, पहला बजट किसने? शेट्टी जी ने पेश किया 26 नवंबर 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि इससे पहले, हाँ अब इसी कंटिन्यू है, हालांकि इससे पहले सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार थी, यानी जब अंतरिम सरकार थी नेहरू जी के नेतृत्व में, तब जो है लियाकत अली ने जो है वित्त मंत्रालय सौंपा गया और उन्होंने जो है बजट 2 फरवरी 1946 को पेश किया। बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं लियाकत अली। ठीक है, तो आज़ाद भारत का पहला बजट जो है सेठी जी ने पेश किया, लेकिन इसके पहले जो है अब पूछा अंतरिम जो सरकार थी जिसके नेहरू जी प्रमुख थे, उसमें बजट किसने पेश किया? लियाकत अली ने 46 में। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे पहले ब्रिटिश शासनकाल में 1860 में जो है आम बजट जो है प्रस्तुत किया गया। आम बजट सबसे पहले कब प्रस्तुत किया गया? तो ब्रिटिश भारत में सबसे पहले 1860 में आम बजट जो है प्रस्तुत किया गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, बजट बनाने या पेश करने का श्रेय फाइनेंशियल मेंबर जेम्स विल्सन को दिया गया। ये अपन अभी जो है देख चुके हैं, पहली बार जो है बजट इन्होंने पेश किया। भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाला वित्तीय वर्ष कब से स्टार्ट हुआ? तो 1867 से जो है ये स्टार्ट हुआ। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये वित्तीय वर्ष है, 1867 जो है ये शुरू हुआ है। दोस्तों जिन्होंने अभी जो इस चैनल पे नए हैं या पहली बार जुड़ रहे हैं और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे द्वारा बनाए जा रहे वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम आगे से कड़ी में आगे बढ़ते हैं। बजट क्या है? बजट जो है एक लैटिन शब्द है जिसे बोला जाता है बोझते। ठीक है, बोझते से बना है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। सबसे पहले 1 मई से 30 मई तक वित्तीय वर्ष होता था। पहले 1 मई से लेकर 30 अप्रैल तक जो है वित्तीय वर्ष होता था, बट 1867 में क्या हुआ है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है वित्तीय वर्ष होता था। ठीक है, बजट क्या है? बोझते लैटिन शब्द है, बोझते कहा जाता है, यानी चमड़े का थैला जो है इसे कहा जाता है। आज़ादी से पहले अंतरिम बजट जो है सरकार का बजट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो है लियाकत अली खान ने जो है प्रस्तुत किया। ये ध्यान रखिएगा, आज़ादी से पहले। ठीक है, आज़ाद भारत का जो पहला बजट है वो R.K. षणमुखम शेट्टी जो है, जिन्होंने 26 नवंबर 1947 को जो है पेश किया। यह जो है इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में केंद्रीय वार्षिक बजट वित्तीय रूप में विकसित किया, जो भारतीय गणराज्य के वार्षिक बजट जो है होता है, जो हम इसके बारे में अभी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है जान मथाई। अब ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो जो है जान मथाई आज़ाद भारत के दूसरे वित्त मंत्री थे। ठीक है, पहले कौन थे? शेट्टी जी थे। दूसरे कौन थे? जान मथाई थे, जिन्होंने 49 से 50 का बजट पेश करते हुए पूरा बजट नहीं पढ़ा, बल्कि बजट के कुछ भाग यानी बिंदु को ही सदन में प्रस्तुत किया, उसके भाग को ही जो है पढ़ा उन्होंने। ठीक है, चलिए जान मथाई थे। ठीक है, दूसरे वित्त मंत्री। अब आगे, इस बजट में पहली बार योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना का जो है जिक्र किया गया।
ये इम्पोर्टेंट है। अब प्रश्न अगर ये पूछा जा चुका जाए एक कि किस वर्ष से, तो आप सबको पता है कि 1951 में जो है योजना आयोग लागू किया गया था। तो किसके किसके वित्त मंत्री रहते हुए पहली बार योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं का जिक्र हुआ। तो योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं का जो जिक्र है वो जॉन मथाई हैं, उनके शासनकाल में जो है इनका जिक्र हुआ। मोरारजी देसाई, ठीक है, जो भारत प्रधानमंत्री थे, 8 साल के कार्यकाल में सर्वाधिक 10 बार जो है संसद में बजट प्रस्तुत किया। सबसे ज़्यादा बजट किसने प्रस्तुत किया, तो वो है जॉन मथाई ने, मोरारजी देसाई ने, जो 8 साल कार्यकाल में 10 बार किया। संसद में बजट प्रस्तुत करने वाली एकमात्र महिला पहले थी इंदिरा गांधी, लेकिन अब साथ में जो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं, ठीक है, तो उन्होंने भी जो है सीतारमण जी, इन्होंने भी जो है बजट पेश किया। तो पहले इंदिरा गांधी थी, बट अब जो है उनका भी दूसरी महिला के तौर पे नाम जुड़ गया। इंदिरा गांधी वित्त मंत्री पद संभालने वाली एकमात्र महिला थी पहले, लेकिन अब जो है सीतारमण हो गई हैं, तब ये जो है दूसरा हो गया है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब जो है अब हम धन विधेयक को और वित्तीय विधेयक को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, और इसे कुछ संसद से संबंधित जो संविधान में इनका वर्णन किया गया है उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे, ठीक है। तो इसको जो है कंपेयर, यानी दोनों में तुलना के तौर पे जो है हमने बनाया है कि इसमें ये होता है तो इसमें ये नहीं होता। इस तो ऐसे तुलनात्मक तौर पे जो है हम वित्तीय विधेयक और धन विधेयक को देखते हैं। सबसे पहले धन विधेयक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत जो है निपटाया जाता है, नहीं बताया गया है, ये समझिए पहला, ठीक है। धन विधेयक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत जो बताया गया है। वहीं वित्तीय विधेयक को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 का जो है बताया गया है। जो भी हमने थोड़ी देर पहले ही बात किया था कि संविधान के 117 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण का जो है प्रावधान किया गया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि स्पीकर यानी लोकसभा के अध्यक्ष के पास यह तय करने का अधिकार है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रश्न पूछा गया ही है कि जो वित्त विधेयक है यानी धन विधेयक है, जो धन विधेयक है वो कौन जो है उस विधेयक को बताता है कि धन विधेयक है या नहीं, तो वो स्पीकर हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। सेकंड है, वित्तीय विधेयक को स्पीकर का समर्थन की आवश्यकता नहीं होती है। दोनों कंपेयर तौर पर देखिएगा, यानी वित्तीय जहाँ स्पीकर को यह बताना पड़ता है कि धन विधेयक है या है कि नहीं है, वहीं वित्तीय विधेयक में स्पीकर को बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह है कि नहीं। नेक्स्ट है धन विधेयक, जो धन विधेयक है वो अनिवार्य रूप से प्राकृतिक में वित्तीय विधेयक होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। सारे धन विधेयक वित्तीय विधेयक होंगे, सभी धन विधेयक एक प्राकृतिक रूप से वित्तीय विधेयक होंगे, पर सारे वित्तीय विधेयक को धन विधेयक नहीं माना जाता है। तो प्रश्न पूछा गया, क्या सभी धन विधेयक को वित्तीय विधेयक माना जा सकता है। कथन इसकी समीक्षा करता है। ये जो कथन और स्टेटमेंट जो होता है ना, उसके तौर पे ये प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं। तो इस चीज़ को जो है विशेष तौर पे ध्यान देने की जरूरत है कि सभी जो धन विधेयक होते हैं वो वित्तीय विधेयक होते हैं, बट सभी वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, ठीक है। ये वाइस वर्सा नहीं है, ठीक है, यानी ये तो ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा खारिज नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब कि कौन सा धन विधेयक है वो राज्यसभा उस पर केवल अपनी सिफारिशें दे सकती हैं कि ये ऐसा ऐसा होगा, बट उसको खारिज नहीं कर सकती। इसके अलावा राज्यों की परिषद धन विधेयक संबंध में राज्य की सिफारिशें अनिवार्य नहीं है। पूरा समझिए इसको अच्छी तरह से कि जो धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा खारिज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो राज्यों की परिषद है धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की सिफारिशें अनिवार्य नहीं होती हैं, ठीक। यानी जो धन विधेयक संबंधित जो राज्यसभा है उसके अधिकार सीमित हैं, ठीक है। वो उसको खारिज नहीं कर सकती, ना उस पर वोट दे सकती है, बस अपनी कुछ सिफारिशें दे सकती हैं, वो भी लोकसभा इस पर माने चाहे ना माने, ठीक है। वहीं अपन वित्तीय विधेयक में क्या है कि राज्यसभा को वित्तीय विधेयक में बदलाव करने या यहाँ तक कि अस्वीकार करने का अधिकार है। वित्तीय विधेयक में प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या वित्तीय विधेयक को लोकसभा को बदलाव का कि
वित्तीय विधेयक को क्या राज्यसभा में बदलाव करने का अधिकार है? यस, अधिकार है, अस्वीकार करने का अधिकार है, बट धन विधेयक को नहीं है। ये विशेष तौर पर ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति धन विधेयक को या तो अपनी स्वीकृति दे सकते हैं या स्वीकृति नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा ट्विस्ट छुपा हुआ है, और ये प्रश्न सीधे तौर पर पूछा जा चुका है कि जो धन विधेयक है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को क्या करेंगे, अपनी स्वीकृति देंगे या नहीं देंगे। खत्म, दो ही होगा, हाँ इसमें, यानी इसमें ये होगा यस और नो, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, वहीं राष्ट्रपति वित्तीय विधेयक, अब इस पर बारी आई है, राष्ट्रपति वित्तीय विधेयक पर पुनर्विचार की सिफारिशें कर सकते हैं और उसे वापस सदन में भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट कह रहा है कि धन विधेयक जो है राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही लोकसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे। ठीक है, वो अपने वित्तीय उसको प्रस्तुत करने की स्वीकृति देंगे या नहीं देंगे। लेकिन अगर एक बार लोकसभा में चला गया तो वो पुनः विचार के लिए साइन के लिए जाएंगे फाइनली, तो वो वापस नहीं कर सकते। क्यों वापस नहीं कर सकते? सिंपल सी बात है कि राष्ट्रपति ने तो मंजूरी दी है उसको। यानी ये जो पॉइंट यही कह रहा है कि राष्ट्रपति धन विधेयक को या तो स्वीकृति देंगे, अगर स्वीकृति दे दी तो दोबारा वापस, अगर सब साइन के लिए फाइनली जाएंगे तो वापस नहीं कर सकते कि भैया इसमें कुछ है, आपको इसमें ये करना है वो करना है, ये कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि स्वीकृति उन्हीं ने दी है। लेकिन वित्तीय विधेयक में क्या हो रहा है कि राष्ट्रपति वित्तीय विधेयक पर पुनर्विचार के लिए सिफारिशें कर सकते हैं और उसे वापस सदन में भेज सकते हैं, पर पुनर्विचार की सिफारिशें जो है धन विधेयक में नहीं कर सकते हैं, है ना।